नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश से डरते हो या किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश से आप डरते हो, तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में जानने वाले हैं कि मैंने अपनी इंग्लिश को किस तरीके से तैयार किया था कि मेरा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया और स्कोर भी काफ़ी अच्छा था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसएससी एमटीएस के इंग्लिश का क्या सिलेबस रहता है, कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं। तो सिलेबस जो रहता है ना इसका एसएससी एमटीएस का, वो रहता है वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो हमारा सिलेबस रहता है कि ये हमें पढ़ना है, वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैब की। वोकैब में क्या क्या किस किस चीज़ से वोकैब आती है या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस और स्पेलिंग। ये जो 5 चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्पेलिंग के 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, ईडियम फ्रेज भी 2 से 3 रहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2-3 मान के चलिए, मतलब वोकैब के हर एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम एंटोनिम से। फिर इसके बाद में आता है कि इसको तैयार कैसे करना है वोकैब को। तो देखो, वोकैब को रट्टा मार के याद नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वोकैब को 10 से 15 वर्ड्स डेली याद करो। अपनी डे टू डे लाइफ में उन्हें कम्युनिकेशन में यूज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि आई नो कि वो वर्ड्स जो होती है हमारी पैसिव वोकैब होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, बट स्टिल आप अगर उसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे ना तो वो आपको याद होती जाएगी अपने आप करके देखेंगे तो आपको वो, आप एक वर्ड को रोज रटो और एक वर्ड को क्या करो अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करो, तो आपको जो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो वर्ड वो आपको जल्दी याद होगा। तो आप इस तरीके से वोकैब को 10 से 15 वर्ड्स डेली याद करो और उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में बोलने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, आप जैसे जनरली लोग कहते हैं न्यूज़पेपर्स पढ़ो, उससे वोकैब इंप्रूव होती है, बट देखो न्यूज़पेपर सबको बोरिंग लगता है। अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप क्या कर सकते हो, आप मेरी तरह अगर आप एनिमे देखते हो या फिर एनिमे नहीं देखते, वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो, तो उसमें सबटाइटल ऑन करके देख सकते हो, क्योंकि जो सबटाइटल्स आते हैं ना उसमें इंग्लिश में सबटाइटल्स में जो वोकैब यूज़ होती है जनरली हम उसी को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ से भी आपको वोकैब अच्छे से याद हो जाएगी। अब है हमारा दूसरा सब्जेक्ट ग्रामर। अभी ग्रामर क्या टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो रहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स। तो ये ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ना होता है। इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो इन्हीं टॉपिक को अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं ना तो इधर से ही क्वेश्चन बनता है। एरर डिटेक्शन के जनरली क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच से बनते हैं। सबसे पहले अभी हमें कैसे याद करना है ग्रामर, क्योंकि जनरली लोगों को ग्रामर से बहुत डर लगता है। कुछ लोगों का वोकैब स्ट्रांग होता है तो कुछ लोगों को ग्रामर से डर लगता है। तो वोकैब के लिए मैंने आपको बताया। अभी ग्रामर कैसे याद करना है, एक टॉपिक उठाओ, जैसे आपने लिया पार्ट ऑफ स्पीच में से नाउन, उसके सारे रूल्स को आप नोट्स बनाओ, याद करो, उसके रूल्स के साथ में एग्जाम्पल भी लिखो और डेली 15 से 20 क्वेश्चंस उस जो आपने आज पढ़ा है उससे ज़रूर लगाओ, क्योंकि पहले आपने उसे पढ़ा, फिर उसे जब आपने अप्लाई करके देखा ना तो वो आपकी लॉन्ग लास्ट मेमोरी में चले जाता है, आपको लंबे समय तक याद रहता है क्योंकि उसे आपने अप्लाई किया। फिर 20 से 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो, उसमें आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा रखो। फिर हमारा आता है इसके बाद में पैसेज। पैसेज जो रहता है ना उसमें क्या रहता है, जनरली लोगों को दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो आपको वोकैब इंप्रूव करना है और फिर उसके बाद में ग्रामर इंप्रूव करना है। आप ऐसा कर सकते हो, दोनों को एक साथ लेके चलो। डेली 10 से 15 क्वेश्चंस वोकैब याद करो, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस। फिर उसके बाद में आप ये पढ़ने के बाद में आप पढ़ो ग्रामर। ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच का कोई भी एक टॉपिक आज ले लिया, नाउन को एक वीक के लिए ले लिया, तो नाउन को डेली पढ़ो और जो टॉपिक आपने पढ़ा है ना उसको आप चैट जीपीटी पे डालो और बोलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना के दो। फिर उन क्वेश्चंस को लगाओ या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाओ उस टॉपिक से रिलेटेड।
यूट्यूब से भी आप ढूंढ सकते हो नाउन के ये सारे क्वेश्चंस, तो उनको लगाओ। देखो कि आप जो रूल्स आपने पढ़े हैं उन्हें कितना अप्लाई कर पा रहे हो। अगर आप सच में अप्लाई कर पा रहे हो तो आप मतलब आपने अच्छे से समझा है। अगर आप स्टिल अप्लाई नहीं कर पा रहे आज ही पढ़ के, तो फिर आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो रूल्स को अच्छे से याद करना है एग्जाम्पल्स के साथ में, और फिर उनको प्रैक्टिस करना है, तभी आपका एरर डिटेक्शन बनने वाला है। क्योंकि आप रूल्स याद कर लिए, आपने एरर डिटेक्ट क्वेश्चन ही नहीं लगाए, तो आपको रूल तो याद है, प्रैक्टिस ही नहीं की आपने, तो फिर क्या होगा कि आप रूल को अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको रूल आते हुए भी आप एरर डिटेक्शन नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिर आता है पैसेज। जब आप ग्रामर के रूल्स पढ़ लोगे ना, आर्टिकल वगैरह, क्योंकि पैसेज में क्या होता है, आर्टिकल से क्वेश्चन होता है, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन होता है, इसी तरीके उसमें एरर डिटेक्शन नहीं होता, लेकिन उसमें क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो आपको सही जगह पे कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है, सही जगह पे कौन सा आर्टिकल लगाना है, ठीक है, और कौन सा वर्ब लगाना है। क्या पूरा पैसेज पास्ट में चल रहा है तो आप उसमें प्रेजेंट का वर्ब नहीं लगा सकते, तो उसमें पास्ट का वर्ब आपको याद होना चाहिए, वाज वर होता है या इज एम आर होता है। तो उस तरीके से आपको पैसेज लास्ट का है। अगर आपका ग्रामर के रूल्स और वोकैब हो गया तो पैसेज ऑटोमेटिकली हो जाने वाला है। फिर अगर आपको एरर का देखना है, एरर वाले क्वेश्चंस, तो एरर वाले क्वेश्चंस जनरली टेंसेस से होते हैं, यानी कि पास्ट में चल रहा है तो उसमें प्रेजेंट की आपको हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, एक पास्ट का होगा तो उसे लगाना होता है। आर्टिकल्स के ऊपर होते हैं ए एन और द। प्रेपोजिशंस के जनरली बनते हैं, तो प्रेपोजिशंस को अच्छे से कवर करना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसे भी अच्छे से कवर करिए। तो इस तरीके से अभी मैंने इंग्लिश की कैसे प्रिपरेशन की थी, ये तो इंग्लिश का सिलेबस हो गया और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो मैंने क्या किया था, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई वही फॉलो करी थी। मैंने वोकैब जनरली मैं 4 घंटे इंग्लिश को देता था, जिसमें से 1-1.5 घंटा मैं वोकैब रिवाइज करता था और पढ़ता था। मैंने एक कॉपी बनाई हुई थी जिसमें मैं वोकैब लिखता था, और एक कॉपी बनाई हुई थी जिसमें मैं अपने ग्रामर के रूल्स लिखता था। तो सबसे पहले मैं वोकैब करता था। वोकैब कैसे, 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस जल्दी याद होते हैं क्योंकि वो मुहावरे और लोकिक्तियाँ ही होते हैं, तो उन्हें बस एक बार समझ लो बस और काम हो जाता है। तो ईडियम फ्रेज में ज़्यादा मेरे को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आपको भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस एक बार आप उसे समझ लो, इमेजिन कर लो, यानी कि आपने उसे समझा। बीट अराउंड द बुश, आपने उसे दिमाग में एक पिक्चर बना लिया कि एक लड़का है जो कि बीट कर रहा है, यानी कि बुश के अराउंड, तो बुश को आप समझ ले बात, और बीट करने वाला बंदा हो गया जो सामने है, तो वो बात के आजू बाजू मार रहा है, बात को नहीं मार रहा है, यानी कि मेन पॉइंट को नहीं मार रहा है, बल्कि इधर उधर की बातों को घुमा रहा है, बीट अराउंड द बुश। और ऐसे ही वो है कि वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि नीला चांद कभी होता है क्या, जब ग्रहण लगेगा तभी हमको देखने को मिलेगा ना, तो वंस इन अ ब्लू मून यानी कि साल में एक बार या फिर बहुत रेयरली। तो इस तरीके की ईडियम फ्रेजेस आप याद करो, उन्हें दिमाग में पिक्चर बना के किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके। मैंने ईडियम फ्रेजेस बहुत सारे याद कर लिए थे, जो कि मेरे को डीएसएसबी के एग्जाम में भी काम आए थे, सीटेट में भी और रीट में भी काम आए थे, और अभी आगे भी डीएसएसबी पीआरटी में भी काम आने वाले हैं। और इसके अलावा मैंने क्या किया था, तो 1.5-2 घंटा मैं पढ़ता था वोकैब, सारी वोकैब, क्योंकि क्या, जैसे आज 10 वर्ड याद किए, पिछले के 10 वर्ड भी याद करता था मैं, उन्हें भी रिवाइज में रखना चाहिए, और वीकली मैं सारे वर्ड रिवाइज करता था। उस दिन नया कुछ नहीं पढ़ता था, पुराना रिवाइज करेंगे हम सैटरडे या संडे को, या जब भी आपका ऑफ रहता है उस दिन हमें क्या करना है कि जितना हमने पूरे वीक में पढ़ा उसे रिवाइज करो, ताकि दिमाग में ये चलता रहे कि जो हम पुराना पढ़ रहे हैं वो भी रिवाइज हो रहा है, न्यू न्यू होता जा रहा है। वरना दिमाग क्या करता है, न्यू इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करता जाता है, पुराने वाले को भूलता जाता है। लेकिन हमें पढ़ाई करनी है तो पुराने वाला और नया वाले दोनों को क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। दिमाग को ये सिग्नल देना है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, नया ही इम्पोर्टेंट नहीं, पुराना भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बोलते हैं लोग रिवाइज ज़्यादा करो। फिर उसके बाद में ग्रामर पढ़ता था, तो ग्रामर के लिए क्या, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले नाउन चैप्टर स्टार्ट किया, जो मैंने आपको बताया, नाउन पढ़ा, क्वेश्चंस लगाए, फिर दोबारा से अगर बोर फील होने लगा तो नाउन को छोड़ दिया, बीच में वो कैप कर लिया, फिर याद करते करते बोर होने लगा तो फिर नाउन उठा के पढ़ लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए। तो इस तरीके से जब आप बोर होने लगे तो स्विच कर दो, टॉपिक स्विच कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो 1 घंटे, थोड़ा सा मतलब बोरियत लगने लगा, जीएस उठा लिया, जीएस पढ़ते पढ़ते बोर हुआ, इंग्लिश पढ़ लिया, स्विच। अगर आप स्विच करोगे एक ही चीज़ को लंबे समय तक नहीं पढ़ पाओगे, बोर होने लगोगे, तो स्विच करो,
एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर, इंग्लिश से जीएस पर, जीएस से इंग्लिश पर, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया। इसी को कर लोगे तो जॉब लग जाएगी इजीली। बाकी तो क्या है कि इसके अलावा वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इजी लगता है थोड़ा सा, क्योंकि जो सिनोनिम याद कर लिया, अगर आपको उसका हिंदी में मीनिंग याद है ना, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही तो है, इंग्लिश में उसे एक्सपेंड करके लिखा हुआ है बस, बाकी तो कुछ नहीं होता। और इसी तरीके से अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो बेसिक से स्टार्ट करो, जो मैंने टॉपिक्स बताया उन्हें लिख लो। पार्ट ऑफ स्पीच में जो जो बताया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही मैंने लिखे हुए हैं और वही मैंने आपको बताए हुए हैं। इन्हीं के ऊपर मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए थे, क्योंकि इतना भी एडवांस नहीं आता है। अगर आप इनको कर लोगे ना तो आपका एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, इंग्लिश में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस डेफिनाइट है, हमें पता है ये चीज़ें ये टॉपिक से ही आने वाला है, और रूल्स याद कर लिए तो काम चल जाएगा। इंग्लिश में हम उसे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं जीएस की बात करें तो जीएस में फैक्ट याद करने पड़ते हैं। आप एक फैक्ट को दूसरे जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश में क्या है, एक रूल को, उसी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, 2 घंटे रोज इंग्लिश को दो, जिसमें नहीं 4 घंटे रोज इंग्लिश को दो, 2 घंटे वोकैब को, 2 घंटे आपका ग्रामर को, और प्रैक्टिस जरूर से करो। वीकली रिवीजन पक्का करो, क्योंकि वीकली रिवीजन नहीं करोगे तो पुराने वर्ड्स भूल जाओगे। जितना हो सके उतना रिवाइज करने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपका स्कोर बढ़ेगा तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। शुरुआत में हार्ड क्वेश्चंस बिल्कुल मत लगाओ, हार्ड मॉक्स मत लगाओ। मैं तो कहता हूँ प्रीवियस ईयर पहले लगाओ, मॉक बाद बाद के लगाओ, क्योंकि मॉक्स जनरली हार्ड बनाते हैं लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए। जैसे आप मॉक में क्या होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म का आपने मॉक ले लिया और वही प्लेटफॉर्म बैच भी सेल कर रहा है, तो वो आपको क्या है, हार्ड मॉक्स देंगे जिन्हें आप सॉल्व करोगे तो आपको डिमोटिवेशन आएगा कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मतलब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे लगता है बैच लेने की ज़रूरत है। फिर आप बैच लोगे, फिर वो आपको इस तरीके के मॉक्स देंगे जिन्हें आप लगा पाओगे। फिर वो इस तरीके से आपको क्या लगेगा कि अरे यार इनका बैच लेने के बाद तो मुझे सारे मॉक आ गए, लेकिन वही चीज़ें आपको पहले भी आती थी, लेकिन वो मॉक उन्होंने एमटीएस से सीजीएल लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं और इसलिए वो आपको आ नहीं रहे। वेल मेरा तो यही मानना है, बाकी आप लोगों का कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स देखे, कोई लूसेंट ले रहा है और कोई बैच खरीद रहा है, तो वो पर्सनल ओपिनियन है हर किसी का। बाकी मेरी स्ट्रेटेजी यही थी, मैंने बिल्कुल फ्री में तैयारी की थी और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फ्री में यूट्यूब से ही पढ़ें। मैंने आपको जो टॉपिक्स बनाए उन्हें लिख लीजिए और उन्हें अच्छे से पढ़ाई कीजिए। उन्हीं टॉपिक्स को देखो, 10 रिसोर्स लेने से अच्छा एक रिसोर्स यूज़ करो, उसी को बार बार से पढ़ो, तो आपकी अच्छे से हो जाएगी तैयारी। मेरा भी यही हमेशा से रूल है हर एग्ज़ाम के लिए कि 10 नोट्स लेने से अच्छा है अपने खुद के एक नोट्स बनाओ, उन्हीं को बार बार देखो, तो वो हमेशा दिमाग में आ जाता है। क्योंकि 10 जगह भी वही चीज़ें रहती हैं, बस लेवल ऊपर नीचे कर देते हैं और लैंग्वेज अलग कर देते हैं। नाउन नाउन ही रहेगा, प्रोनाउन प्रोनाउन ही रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच ही रहने वाला है। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी भी कोई भी चेंज हो जाए, लेकिन सिलेबस यही रहने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप लोग ये टॉपिक्स को अच्छे से करें, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से करें, तो आपको जहाँ तक है सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा था। मेरे जो है ना इंग्लिश में क्या दिक्कत थी, मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 25 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन मेरा स्कोर कितना रहा है 55, क्योंकि 5 नंबर मेरे नेगेटिव मार्किंग में चले गए। नेगेटिव मार्किंग क्यों चले गए, क्योंकि मैंने जो था स्पेलिंग वाले, जो स्पेलिंग वाला होता है हमारा, जो इसमें टॉपिक है स्पेलिंग वाला, उसको मैंने थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया, मैंने उसे ज़्यादा पढ़ा नहीं स्पेलिंग्स को ध्यान से। मैंने एंटीनिम सिनोनिम याद कर लिए थे, लेकिन मेरी स्पेलिंग्स एरर गई, बहुत सारे स्पेलिंग्स आ गए थे मेरे में, और अभी मेरे को रिग्रेट भी होता है कि मैंने वो 5 नंबर उधर गवा दिए। अगर मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं किया होता तो फिर मेरे को क्या मिलता, मेरे 114 से स्कोर 119 हो जाता, और जनरलाइज होने के बाद में वो 12 नंबर और बढ़ जाते, तो कितना हो जाता 120 और 10 130 131 स्कोर बनता मेरा। बट स्टिल अभी तो मैंने गलती की, आप लोग मत करना, ये नेगेटिव मार्किंग का सीन बड़ा बेकार है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।